नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के में लोकतांत्रिक राजनीति के प्रथम अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मैंने जो पुस्तक ली है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हाईलाइट किए हैं समझने और समझाने के लिए, उससे आसान नज़र आएगा। लोकतंत्र को सही तरीके से समझने के लिए उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी क्या परिभाषा बनती है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र हमने कई बार सुना है कि लोकतंत्र के बारे में परिभाषाएं भी सुनी हैं, लोकतंत्र को हर रोज़ हम सुनते हैं, परंतु फिर भी हम लोकतंत्र को सही तरीके से इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर को नहीं समझ पाए। आज हम उस अंतर के हिसाब से आपको ये अध्याय समझाएंगे। लोकतंत्र क्या है, इसको जानने के लिए दो सरकारों को हमने साथ साथ लेकर चलना है। एक है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन जी ने लोकतंत्र के बारे में जो विचार रखे हैं, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। इसके साथ साथ हम लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी का यूनानी शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। लेकिन हम किसी भी विषय के बारे में एक शब्द से परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे पूर्व समय में कंप्यूटर केवल गणना करने का यंत्र था, लेकिन आज हम कंप्यूटर का एक बृहत प्रयोग देखते हैं और वह हमारे जीवन में लिखने, पढ़ने, डिजाइन करने और डॉक्टरी, संगीत, हर क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्रों में भी उसका विशेष महत्व बना हुआ है। इस प्रकार से इन परिभाषाओं के आधार पर एक छोटी सी सरल परिभाषा बनती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासकों में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव जनता ने नहीं किया, लेकिन वो शासक थे। चिले में पिनोशे वहाँ के तानाशाह थे, जनता ने चुनाव नहीं किया। सऊदी अरब में वहाँ के शाह जनता के द्वारा नहीं चुने जाते और बल्कि एक राज परिवार के होते हैं, तब भी वहाँ पर शासन करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों में जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोग, और गैर लोकतांत्रिक सरकारों को अन्य तरीकों से बनाया जाता है। कई बार हम ये देखते हैं कि कई सरकारें दिखावटी लोकतंत्र का चोला ओढ़े रखती हैं और वहाँ वास्तव में लोकतंत्र होता नहीं है। इसलिए हमें आगे लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ना या समझना आवश्यक है। जैसा कि हमने पहली परिभाषा में आपको बताया कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। इसके लिए शासक जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। दूसरा, किस तरह से चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, किस प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। तीसरे हैं, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। ये 3 बिंदु आते हैं। अब इसके बाद सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके और वहां पर अपना सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अपने आप को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। उसके बाद अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन और बाकी सभी संस्थाएं सब इसको धोखा बता रही थी, गड़बड़ी बता रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना और इसके साथ साथ उन्होंने अपने अधिकारों में बेतहाशा वृद्धि कर ली और वहाँ की जो संसद थी और जो दूसरे
विधान प्रांतीय असेंबलियां थी, उन सबको भंग करके दोबारा चुनाव करा दिया गया। दोबारा चुनाव होने के बाद वहां पर प्रतिनिधि चुनकर तो आ गए, परंतु जनरल मुशर्रफ के पास ही पूरी ताकत रही। वहां पाकिस्तान के अंदर जो भी निर्णय करने का अधिकार था वह जनरल मुशर्रफ और सेना की सर्वोच्च अधिकारियों के पास ही था। और इस प्रकार से मुशर्रफ ने अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाने के लिए सब कुछ किया। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनी हुई राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में जो लोग थे, जो जनता के प्रतिनिधि थे, वे वास्तव में सरकार के किसी भी फैसले में या किसी भी कार्य में उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। इसलिए हम उसको असली लोकतंत्र नहीं कह सकते। इससे एक बात सामने आई कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है और दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकारों के पास यह शक्ति वे स्वयं और दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकारें इसमें जनता का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब चीन की संसद, जिसे राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, उसका चुनाव हर 5 साल के बाद होता है और देश का राष्ट्रपति भी चुना जाता है, जिसमें लगभग 3000 सदस्य चुनकर आते हैं। लेकिन वहां चुनाव लड़ने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना आवश्यक है। जो व्यक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं होता वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार से मैक्सिको में भी 1930 के बाद जब वो आज़ाद हो गया, उसके बाद वहाँ पर एक ही पार्टी का PRI जो पार्टी थी उसी की सत्ता बनी रही और उन्होंने किसी भी प्रकार से दूसरी पार्टियों को सत्ता में नहीं आने दिया। पूरे सरकारी तंत्र को, अध्यापकों को, जितने भी कर्मचारी होते हैं, सबको यह आदेश था कि वे लोगों को ये कहें कि वोट PRI को ही दें। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भले ही इनमें चुनाव होता है, परंतु यह चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। लोग अपना वोट तो डालते हैं, लेकिन उनके सामने चुनने के लिए केवल एक ही सदस्य या एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें चुनने के लिए विकल्प नहीं दिया जाता और जो पहले से सरकार है उसे हटने का या अपदस्थ होने का कोई भय नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर उपलब्ध हों। उन सत्ता में बैठे हुए लोगों को डर होना चाहिए कि अब चुनाव हो रहे हैं, अगर हमने जनता के लिए अच्छा कार्य नहीं किया तो जनता हमें हटा देगी और हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वह लोकतंत्र है, अन्यथा लोकतंत्र नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये लोकतंत्र की सभी देशों में सर्वमान्य परिभाषा बन गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात सभी वयस्कों को वोट देने का समान अधिकार। परंतु हम देखते हैं कि कुछ देशों में इसका पालन नहीं होता। जैसे ये सऊदी अरब में 2015 से पूर्व औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो दूसरे एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बना रखे हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तीसरा, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। हमारे देश के नागरिक जो वहाँ पर बसे हुए हैं, पूर्व में प्रवासी हैं, उनके वोट का मूल्य कम है और जो वहाँ फिजी के मूल निवासी है उनके वोट का मूल्य अधिक है, अर्थात वोट का मूल्य बराबर नहीं है। इस प्रकार से यह लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता नहीं है जो कि लोकतंत्र का एक विशेष
स्तंभ है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क, इसका अर्थ हुआ कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो भी व्यक्ति वोट डालते हैं, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उन सभी नागरिकों की वोट का मूल्य बराबर है। चाहे वह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी वोट की एक ही कीमत है, बराबर। इसके बाद बात आती है कानून का राज, अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे, जो कि 1980 में अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ, वहाँ के नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, जिनकी पार्टी जानु पीएफ लगातार कई वर्षों तक चुनाव में जीतती रही और राष्ट्रपति मुगाबे ही बार बार राष्ट्रपति बनते रहे। लेकिन उनकी लोकप्रियता के साथ साथ उनके गलत तरीकों के कारण भी वे सत्ता में आते रहे। वे विपक्षी दलों के कार्यकर्ता को परेशान करते थे, उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराते थे और विरोध प्रदर्शन और आंदोलन अगर किए जाते थे उनको गैर कानूनी घोषित कर देते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की आलोचना करने का अधिकार भी लोगों को नहीं था। टीवी, रेडियो और अखबार आदि पर सरकार का नियंत्रण था। साथ ही साथ वे न्यायपालिका को भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटाया गया। इससे ये पता चलता है कि कोई नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, वह भी अलोकतांत्रिक हो सकता है और वह भी तानाशाह बन सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने नेताओं पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और उनके अंदर ये भय होना चाहिए कि उनको हटाया जा सकता है। इस प्रकार से ये सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे और उसको सोचने की, अपनी राय रखने की और दूसरे कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, तो तब हम ये कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी अलोकतांत्रिक हो सकती है या गैर लोकतांत्रिक हो सकती है। जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसे जनता ने चुना है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के बारे में और दूसरे फैसलों के बारे में भी उन्हें जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। इससे पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती होनी चाहिए। परिभाषाओं का सारांश। अब तक जितनी भी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई, उनके बाद हम एक सरल छोटी परिभाषा के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र की 4 विशेषताएं हैं। क्या क्या? लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा सरकार को, शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। लोकतंत्र ही क्यों? लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के कार्य और उनके निर्वाचन आदि के बारे में सुनने और समझने के बाद आपके मन में उसके पक्ष और विपक्ष के में कई प्रश्न उठ सकते हैं। उनमें पहले हम लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क हैं उनकी बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसलिए उनमें स्थिरता नहीं होती शासन में और वो शासन अच्छा काम नहीं कर पाता। दूसरे, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ या सत्ता का खेल रह गया है, लोगों में नैतिकता नहीं रही है। तीसरी बात है
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोग बहस और चर्चा करते हैं कि फैसला लेने में बहुत देरी हो जाती है। चौथी बात क्या होती है कि चुनाव प्रक्रिया बहुत खर्चीली और भ्रष्ट है। ये अक्सर हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इन सब बातों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं। लोकतंत्र में सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के बहुत से मामले। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। वह हमारी गरीबी, उसने हमारी गरीबी नहीं मिटाई, उसने अस्पताल नहीं खोले, उन्होंने अच्छे सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अच्छी शिक्षा नहीं दी, उन्होंने अच्छे चिकित्सालय नहीं खोले। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, वहां पर भ्रष्टाचार आदि हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सब के होते हुए भी लोकतंत्र का जो स्वरूप आप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं है। यह सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूप में के जो भी वर्तमान में विकल्प मौजूद हैं उनमें लोकतंत्र किसी दूसरे विकल्प से बेहतर है या कोई दूसरा विकल्प लोकतंत्र से बेहतर है। ये बात हमें सोचनी होगी। अब बात आती है लोकतंत्र के पक्ष। चीन में 1958 से 61 के दौरान बड़ा अकाल पड़ा जो विश्व के इतिहास का बहुत भयानक अकाल माना जाता है। इसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए, भूख के कारण मारे गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति भी चीन जैसी ही थी, फिर भी भारत में मरने वालों की संख्या बहुत कम थी और चीन में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत से अर्थशास्त्री और राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई जितनी भूखमरी चीन में हुई। उनमें भारत भी एक मुख्य था कि भारत के पास भी संसाधनों की कमी होते भी हमारे देश में इस भूखमरी का इतना व्यापक असर नहीं हुआ जितना चीन में हुआ। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें अपने लोगों की चिंता करती हैं, उन्हें लोगों से लगाव होता है, क्योंकि वह सरकारें लोगों के कारण ही चुनकर आती हैं। लोगों की जरूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। कोई भी गैर लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसलिए वह ज्यादा हितैषी नहीं होती। इस प्रकार से एक विशेषता बनती है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस के द्वारा फैसले लेने का होता है। इसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, इसलिए फैसलों में चर्चा परिचर्चा होती है, बैठ के होती हैं और ये फैसले अधिकांश भले ही देर में तो हो जाएं परंतु जनता के हित में होते हैं। दूसरी बात, कभी भी जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला जनता के हित में नहीं होता, गैर जिम्मेदारा होता है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तीसरा तर्क क्या है? लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का सबसे बेहतर तरीका है। इसको तो आप भारत में ही देख सकते हैं। हमारे देश में विविध प्रकार की भाषाओं के लोग, विविध धर्मों के लोग, विविध जातियों के लोग रहते हैं, तब भी हम एक दूसरे की समस्याओं और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए एक साथ बने हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र इन सब समस्याओं का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध करा सकता है। अन्य लोग गैर लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा किसी न किसी पक्ष की ओर झुक जाती हैं, जबकि लोकतांत्रिक सरकार हमेशा अधिक से अधिक अपने नागरिकों के हितों के लिए कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार में न कोई हारता है न कोई जीतता है। बहुमत वाली संख्या अल्पमत वाली संख्या का सहयोग करते हुए
ऐसा तारतम्य बना के चलते हैं जिससे कि देश और समाज में को एक रूपता में बांधा जा सके। लोकतंत्र का एक सबसे मजबूत पक्ष ये होता है कि लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। यहाँ सरकारें जनता के लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसीलिए कहा गया है लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वहां पर चाहे कोई गरीब हो या अनपढ़ हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने आप शासक होते हैं। अगर वे गलतियां भी करते हैं तो खुद ही उसके लिए जवाबदेही भी होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता रहता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं होती, गलती भले हो जाए, लेकिन इस बात की गारंटी होती है कि गलती में सुधार किया जा सकता है। और इस प्रकार से सामूहिक फैसले होने के कारण गलतियों की गुंजाइशें कम रहती। दुनिया के लोगों का यह अनुभव है कि अच्छे फैसले लेने के लिए लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा सक्षम होती हैं और उसमें लोगों को अधिक सम्मान और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लोकतंत्र का वृहद अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा और लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं एवं गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लोकतंत्र यहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि सभी लोगों की तरफ से कुछ लोगों को चुना जाता है जिनको प्रतिनिधि कहते हैं, और वे प्रतिनिधियों के द्वारा शासन में योगदान दिया जाता है, शासन को, सरकार को चलाया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ मिलाकर सामूहिक फैसला कर लेना मुश्किल। लोकतंत्र का वृहद अर्थ। हमने लोकतंत्र की सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की और ये पाया कि लोकतंत्र में विशेष गुण और सामर्थ्य है अपनी जनता के हितों की रक्षा करने की। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ हुआ जहाँ पर जनता सीधे सीधे शासन में सहयोग करती है या प्रतिभाग करती है, और अप्रत्यक्ष का अर्थ ये हुआ कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि शासन में बैठते हैं और सरकारें चलाते हैं। इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद आपको लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के कार्य करने के तरीके, निर्माण होने का तरीका, उनके बनने का तरीका और उनकी स्थिरता और उनके फैसले तथा जनता अर्थात नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्य और उनके झुकाव के बारे में ज्ञान हो गया होगा। लोकतंत्र का प्रयोग हम सरकार और संगठनों में तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवारों, अपने विद्यालयों, अपने पार्टियों में भी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाना चाहते हैं, अर्थात जहां पर सभी छोटे बड़े लोग सदस्यों की विचारों को सुना जाए, समझा जाए और उनको बराबर महत्व दिया जाए, ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब ये होता है कि उसमें बड़े छोटे, गरीब अमीर, बुद्धिमान कम बुद्धिमान सभी को अपने अपना मत रखने और उसका महत्व रखते हुए फैसले लेने की पद्धति को लोकतंत्र कहते हैं। आज दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाना। जैसे कि आप हमारे गांव और अपने विधानसभाओं में भी देख सकते हैं। नागरिकों के तौर पर हम
जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही लोकतंत्र की कमजोरी। आप देखिए, राजशाही, तानाशाही या अन्य गैर लोकतांत्रिक शासनों में सरकार नहीं चाहती कि नागरिक सरकार के कार्यों में या शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करे या उसमें हिस्सा ले। धन्यवाद।